वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस जो प्रैक्टिस सीरीज़ में नया सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है वो है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं और ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वो सारे प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे, तो ये आपके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भी कुछ सब्जेक्ट करा रही थी मैं, वो हो चुके हैं और आगे भी सारे सब्जेक्ट्स होते जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, मीन्स आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो बचे हुए समय में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ, इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। उस क्रैश कोर्स के जरिए से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह मिलेगा, जिसके अलावा आपको कोई भी बुक, कोई भी आपको मैगजीन करंट अफेयर के लिए कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जितना कंटेंट कोर्स में दिया गया है सिर्फ आपको उतना करना है। इसके साथ साथ जो बचा हुआ समय है उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। लाइक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, पेड क्विज सॉल्व कीजिए, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, कंटेंट भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया हो। तो एससीएस आपको ऐसा ही कोर्स अवेलेबल करा रहा है जिसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। तो पहले क्लास कीजिए, जो क्लास दी जानी है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी रहेगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान या हसन खान? तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दौलत खान ने। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स दिए गए हैं। बुक्स में रास पंचाध्यायी है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है और भक्ति रत्नाकर है। लेखन में वृंदावन दास है, जयनंदा है, नंददास है और नरहरि चक्रवर्ती हैं। चलिए इसको मैच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रास पंचाध्यायी, इनके लेखक है नंददास। ठीक है, और चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास, चैतन्य मंगल के हैं जयनंदा और भक्ति रत्नाकर के, माफ कीजिएगा, ये है नरहरि चक्रवर्ती। ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन से थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बीएस मुंजे, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है सीवाई चिंतामणि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक को उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति में बताना है किस शासक की उपलब्धि वर्णित है। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। फिफ्थ क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। सेकंड है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है और दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह ने बनवाया था किला-ए कुहना। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग या ऑप्शन डी है माल गुर्जरी और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माल गुर्जरी। एट्थ क्वेश्चन है, 1928 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है अंबिका चक्रवर्ती,
ऑप्शन बी है यशपाल, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है छबील दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चक्रवर्ती। 9th क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ लोकेशन दी गई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं, जैसे कि श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पबोसा। अब इनसे संबंधित कौन कौन से तीर्थंकर दिए गए हैं? ऋषभनाथ, पद्म प्रभु, सुविधानाथ और संभवनाथ। इनको हम लोग मैच करेंगे। तो श्रावस्ती से संबंधित थे संभवनाथ, काकंदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ और पबोसा से पद्म प्रभु। 4, 3, 1, 2 राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या बंगाली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी में लिखी थी। 11th क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ एम्परर है और दीवान दिए गए हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय पर कौन से दीवान थे? जैसे कि गियास बेग, एतमादुद्दौला, असद खान, मुजफ्फर खान या शादुल्ला खान। इनको हम लोग अब मैच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो अकबर के समय जो दीवान था वो था मुजफ्फर खान। जहांगीर के समय पर था गियास बेग, एतमादुद्दौला। शाहजहां के समय पर था सादुल्ला खान और औरंगजेब के समय था असद खान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 3 है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन है, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है और बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कथन है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। अब इसका कारण दिया गया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि साइमन कमीशन का इसीलिए विरोध किया गया था कि एक भी सदस्य उसमें भारतीय नहीं था। 13th क्वेश्चन है 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये कहाँ की गई थी? आगरा में, कलकत्ता में, पटना में या वाराणसी में? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। 14th क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ मॉन्यूमेंट्स हैं, दूसरी तरफ उनके बिल्डर्स दिए गए हैं और स्मारक पे अटाला देवी मस्जिद है, छोटा सोना मस्जिद है, कदम रसूल है, अदीना मस्जिद है और अदीना मस्जिद और पांडवा में है। बिल्डर्स में देखेंगे नुसरत शाह हैं, इब्राहिम शाह शर्की हैं, सिकंदर शाह और वली मोहम्मद हैं। इनको हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अटाला देवी मस्जिद, इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है इब्राहिम शाह शर्की। छोटा सोना मस्जिद, इसके निर्माता है वली मोहम्मद। कदम रसूल के हैं नुसरत शाह और अदीना मस्जिद जो कि पांडवा में है, इसके हैं सिकंदर शाह। 2, 4, 1, 3 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, सेकंड है तुकारोई का युद्ध, थर्ड है मालवा पर मुगल आक्रमण और फोर्थ है उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो सबसे पहले इन सब की हम लोग डेट देखेंगे। जैसे कि अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का जो विवाह था वो 1562 में हुआ था। ठीक है। तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में। क्लियर। मालवा पर मुगल का जो आक्रमण है वो हुआ था 1561 में। फिर उड़ीसा पर कररानी की जो विजय हुई थी वो हुई थी 1568 में। अगर इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण, उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद उड़ीसा पर कररानी की विजय और फिर हो जाएगा तुकारोई का युद्ध। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी या शिव कुमार बटालवी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव कुमार बटालवी नहीं थे। 17th क्वेश्चन है नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं में एक महिला का। बताइए कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फॉरेनर्स हैं और उनका विजिटिंग ईयर दिया गया है इंडिया में। सबसे पहले फायान है जिनका समय है 399 से 414 ईस्वी के बीच ही भारत आए। नेक्स्ट है ह्वेनसांग जो 629 to 645 AD के बीच है। इत्सिन 679 to 695 और ऑप्शन डी अल मसूदी आए 957 AD में। इनमें से कोई एक है जो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं।
और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इत सिंह जो भारत में आए वो समय था 671 टू 695। तो यहाँ पे गलती क्या है, बस इसी में है, बाकी सारे करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें से जो गोपाल और यशोवर्मन है, गोपाल हो गए और नंदीवर्मन पल्लव वर्मन, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 और 4। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय पर। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपको अलाउद्दीन खिलजी, बलबन हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में जरूर जानकारी रखनी है क्योंकि प्रश्न अक्सर यहाँ बनता है इन लोगों से। तो इनके बारे में जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को कोशिश कीजिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या फिर अलीवर्दी खां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या सीचंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहना को। देखिए गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और ये सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उनमें पहले गुरु माने जाते हैं और जो इन्होंने नानक पंथ भी चलाया था, याद रखिएगा। इनके शिष्य थे जो कि लहना थे, यही इनके उत्तराधिकारी बनते हैं और इनको गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है, दूसरे गुरु थे। तो अगर क्रम याद करना है 10 गुरु के नाम, तो गुरु नानक हैं, अंगद हैं, उसके बाद अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन और तेग बहादुर और लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री में पुर्तगाल से नहीं था? दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नाओ नूनेज? इसमें से पीटर मुंडी नहीं था, बाकी सारे पुर्तगाली थे। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल जो गजट है उसका प्रकाशन और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो देखिए सबसे पहले लाला हरदयाल द्वारा जो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905, बंगाल गजट का प्रकाशन ये हुआ था 1780 में, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। फिर अगला आ जाता है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो ये हो जाएगा 1784, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले 1780 में, तो 3 हो जाएगा, 3 4 2 1, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। सेकंड, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। अब आप सोच रहे होंगे 1800 में ही हुई थी, गलत कैसे? देखिए यहाँ पर गलत कैसे, 10 जुलाई होगा, इतना भी आपको याद रखना है डेट। तो 10 जुलाई 1800 को हुई थी और ये हुई थी समय जो गवर्नर जनरल था वो वेलेस्ली था। 27th क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, बताना कौन सा कथन सही है। कथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण है क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। इसका सही उत्तर देखिए और हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 28th क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कथन सही है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी।
सेकंड है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 29वां क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता लिखी थी फिरंगिया। अब ये फिरंगिया लिखने वाले कवि कौन थे? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोरंजन थे। 30वां प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इनको यूपी के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर में। चलिए तो जान लेते हैं काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में। तो ये हुआ कब? 9 अगस्त 1925 को। तो 1925 की डेट याद रखिएगा, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान है, लखनऊ से कुछ दूरी पर है काकोरी, जहाँ पर ये घटना हुई थी। और इस योजना में जो अभियुक्त थे इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल को अभी हम लोगों ने देखा कहाँ दिया गया? गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां ये भी थे, इनको फैज़ाबाद की जेल में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद, या जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं, तो इलाहाबाद की जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। सभी से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा कारण है, सही उत्तर चुनना है। कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन सही है, कारण गलत है। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से नहीं था। 32वां क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अमला या फिर जमींदार? राइट आंसर ऑप्शन बी, दरोगा को। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। अब जो ये जितने भी आंदोलन दिए गए ना, इनकी सबकी डेट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 34वां क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। देखिए जितने भी आंग्ल मैसूर हुए हैं, आंग्ल फ्रांसीसी हुए, आंग्ल मराठा हुए, आंग्ल अफगान हुए, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जितना भी हुआ है ये सारे युद्ध आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। सारे आपको याद होने चाहिए। इसमें देखते हैं जो वर्ष दिए गए हैं 1803 से 1805 है, 1780 से 84 है, 1878 से 80 है और 1750 से 54 है। एक एक करके मैच करते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे आते हैं। ये कब हुआ था? 1780 से 1784, ठीक है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 1754 के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच। ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है कर्जन वाइली की हत्या, सेकंड है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और फोर्थ है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्जन वाइली की हत्या। तो कर्जन वाइली की हत्या कब हुई? तो याद कर लीजिए, ये हुई थी जुलाई 1909 में, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 1909। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया? वो था 11 अगस्त 1908, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कब हुआ था? और इसके बाद है अबुल कलाम आजाद द्वारा जो पब्लिश किया था अल हिलाल। तो केसरी पब्लिश किया गया 1881 में, 4 जनवरी 1881। अगला बचा है जो अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल, ये हुआ था 1912 में। अब अरेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 214, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%, 45%, 50 या फिर 55%? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40%। 37वां क्वेश्चन है नीचे एक कथन दिया गया, दूसरा कारण है, देख करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा,
ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनका सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मनीष सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु। इसमें देखिए सबसे पहले अभिनंदन होंगे, उनके बाद है पद्म प्रभु, फिर है विमलनाथ और फिर मुनि सुब्रतनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए सारे तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के बारे में जो क्लास हुई थी वो मैंने कराई हुई है, उसमें आप कवर कर सकते हैं दोपहर 1 बजे वाली क्लास में। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो महाजनपद दिए गए हैं और उनकी क्या है राजधानी, जैसे कि कंबोज की राजपुर या हाटक, अश्मा की पोतन या पोटिल, सूरसेन की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरसेन की मथुरा थी ना कि कौशाम्बी। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। ऑप्शन ए, चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, ऑप्शन बी है चालुक्य राजा कुमारपाल, ऑप्शन सी चोल राजा कुलोत्तुंग फर्स्ट और ऑप्शन डी कश्मीरी राजा जयसिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चालुक्य राजा कुमारपाल। तो सबसे पहले कन्नौज का जो युद्ध है इसकी डेट देख लीजिए, ये हुआ 1540 में, ठीक है। 1539 में होता है चौसा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। अब इस प्रकार देखेंगे सबसे पहले कौन सा होगा, 4, तो 4 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद होता है चौसा का युद्ध 4213। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है दूसरा कारण है, बताना है कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। कथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। इसका कारण है क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 45 क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है। पहला चाकन के किले पर विजय, सेकंड है अफजल खां का प्रकरण, थर्ड है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और फोर्थ है सूरत पर आक्रमण और लूटना। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में होगा, सूरत पर आक्रमण और उसे लूटना सबसे लास्ट में हुआ था और ये 3 ऑप्शन में दिया गया है, इसको हटा देते हैं। और सबसे पहले चाकन के किले पर विजय हुई थी, 2 ऑप्शन में ये भी दिया है तो ये भी हट गया। इसके बाद क्या हुआ, मुगलों से मतभेद, ठीक है। तो सबसे पहले सूरत पर आक्रमण लूटना और उसके बाद चाकन के किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद प्रारंभ और अफजल खां का प्रकरण। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक मिनट, मैंने इस भी लास्ट में मैच करना था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे पहले चाकन के किले पर विजय, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ होगा, अफजल खां का प्रकरण और सबसे लास्ट में है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। रुपया, लारी, टका या रुका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुपया नहीं थी। 47 क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या शाही शाह। तो जैनुल आबिदीन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, शाही खां था। 48 क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो राजपूत सेना थी उसका सेनापति कौन था। ऑप्शन ए है इब्राहिम खान गारदी, ऑप्शन बी है हकीम खान सूर, ऑप्शन सी है तारदी बेग या ऑप्शन डी है मोहम्मद लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है हकीम खान सूर, जो था ये सेनापति था महाराणा प्रताप की जो राजपूत सेना थी। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये डेट भी याद कर लीजिए, 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल के बीच में। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का और बर्मा का विलय। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका विलय कब हुआ। तो किस गवर्नर जनरल के समय पर पूछा जाए तो डलहौजी को याद रखिएगा, ठीक है। डलहौजी का जो समय था वो 1848 से 1856 तक ये रहा था। और इसमें आप देखते हैं जो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्किम का विलय कब हुआ। तो सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में, 1850, ठीक है, पहला हो गया। झांसी का विलय कब हुआ, तो झांसी याद कर लीजिए, इसका विलय हुआ 1853 में। पंजाब के विलय की बात की जाए तो पंजाब का विलय होता है 1849 में। बर्मा का भी विलय हुआ था और ये कब हुआ था, तो बर्मा या पेगू का विलय हुआ था 1852 में।
अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सबसे पहले थ्री ऑप्शन सबसे पहले कहाँ है, ऑप्शन बी में हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो 3142 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ रिवोल्ट या मूवमेंट दिए गए हैं, दूसरी तरफ ईयर है। तिभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, इनका समय भी दिया गया और इनके अनुसार हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तिभागा आंदोलन। ये हुआ था 1946 से 1947 के बीच और हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है 4, तो बचे हुए ऑप्शंस को हटा देंगे। अगला है मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो बी का हो जाएगा 3 और हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे भी देख लेते हैं, पाबना किसान विद्रोह कब हुआ, तो ये हुआ 1879 टू 1880 के बीच। और बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1857 की क्रांति के ठीक बाद, तो ये हुआ था 1859 से 1860 के बीच। 51st क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ का, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876, 1891, 1875 या 1874? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1875 में। 52nd क्वेश्चन है, कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, बताना कोई एक है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई 1927 में, ना कि 1926 में। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद। तो सैयद अहमद खान के थे राजा शिव प्रसाद, किसके संस्थापक? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के। 54th क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित हुई थी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसके महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है एनजी रंगा, ऑप्शन सी है इंदुलाल याग्निक या ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। देखिए, दो ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर लिए होंगे, दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की, जो स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा। ये महासचिव थे और जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। कब की थी? 1936, याद रखिएगा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और इसके महासचिव थे एनजी रंगा और स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संपादक या लेखक हैं, दूसरी तरफ अखबार, पत्रिका और पुस्तकें दी गई हैं। तो अरविंद घोष की वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले की सत्याग्रह है, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है और महात्मा गांधी की यंग इंडिया है। इनमें से कोई एक है जो इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सत्याग्रह के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हैं और बाकी सारे करेक्ट दिए हुए हैं। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, चंद्रशेखर आजाद या गोपीनाथ साहा ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपीनाथ साहा ने। 57th क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। सेकंड है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। देखिए, नमक कानून जो था, तो गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था उसकी वजह से क्या होता है, पहले तो दांडी यात्रा याद रखी हुई थी, सारी क्लासेस में मैं ये सुबह दोपहर वाली जो क्लास है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो क्या होता है, दांडी मार्च के बाद ही शुरू हो जाता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और बड़े बड़े जो नेतृत्व करता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गांधी जी को भी सजा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है कि जो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग इसका नेतृत्व करते हैं और ये बड़ा आंदोलन बन करके आगे उभरता है। ठीक है, तो गांधी जी को भी नमक कानून तोड़ने पर, इसका विरोध करने पर सजा दी गई थी उन्होंने, क्योंकि कानून तोड़ा था। ठीक है, इसके बाद और जो व्यक्ति कहाँ कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था इसके बारे में पूरी क्लास दोपहर वाले मैंने कराई हुई है, आप आराम से उसको देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं और देख रहे प्रश्न भी पूछा गया है। 58 क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ घटनाएं हैं उन्हें हमें अरेंज करना है। चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले है दांडी यात्रा, उसके बाद पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता।
तो जो दांडी मार्च है ये हुआ था 12 मार्च 1930 से अप्रैल 1930 तक। अप्रैल कौन सा? 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930, ठीक। पूना समझौता 1932 में हुआ था, लेकिन पूना समझौता की एग्जैक्ट डेट आपको पता होगी तब भी आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो ये हो जाएगा 24 सितंबर 1932। अब बात करते हैं सांप्रदायिक घोषणा की, ठीक है। अब ये कब की गई? तो सांप्रदायिक घोषणा जो होती है वो होती है 16 अगस्त 1932 को। अगला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में, ठीक है। ये भी डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। अब हम इसी के अनुसार मैच करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कौन सी घटना होती है, तो वो होती है दांडी मार्च, ठीक है। तो एक ऑप्शन हट गया, बाकी सारे बचे हुए हैं। अब दांडी मार्च के बाद दूसरी कौन सी घटना हो जाती है? गांधी इरविन समझौता होता है 1931, ठीक है। तो 1-4 हमें मिला, बस वैसे ही आंसर मन मिल गया, 1432 यही राइट आंसर है। 59th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी ने। अगले प्रश्न में बताना है, निम्नलिखित युद्ध दिए गए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग सेट करेंगे। कन्नौज का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है और चौसा का युद्ध है। तो इन सभी की डेट आपको याद होनी चाहिए, एक एक करके देखते हैं। अभी मैंने बताया भी था कन्नौज का युद्ध और इसके साथ साथ चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज का हुआ था 1540 में, चंदेरी का होता है 1528 में और तालीकोटा का हुआ था 1565 में। बस अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा होता है? चौसा का युद्ध। और 4 ऑप्शन सबसे पहले किसमें? माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले चंदेरी का युद्ध है 1528 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चंदेरी का युद्ध और उसके बाद होगा चौसा का युद्ध, फिर है कन्नौज का युद्ध और उसके बाद है तालीकोटा का युद्ध। 61st क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन ने। देखिए, जब भी भारतीय ब्रह्म समाज की पूछा जाएगा स्थापना, तब आप केशव चंद्र सेन को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 62nd क्वेश्चन है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभाष्य, महाभारत या फिर अष्टाध्यायी का? तो याद कर लीजिए, रज्मनामा हिंदू ग्रंथ है, मतलब फारसी में उसका अनुवाद करके रज्मनामा नाम रखा गया महाभारत का, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। सेकंड है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिली थी और उनके पास एक बेहतर नौसैनिक ताकत थी। यही कारण था कि फ्रांसीसी उनसे पराजित हुए और अंग्रेज सफल हुए। अब इस प्रश्न में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ कुछ रिवोल्ट दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड ईयर है। रंपा विद्रोह है, पावना किसान विद्रोह है, बंगाल नील विद्रोह है और जयंतिया विद्रोह है। जिनके ईयर्स हैं वो सामने दिए गए हैं। चलिए एक एक मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल नील विद्रोह की, जो कि आपको याद होगा तो आप उसी से मैच कर सकते हैं। तो बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859 to 60, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस में है, हमारे 2 ऑप्शंस हट गए, सी का 1 हो गया। अगला बात करते हैं पावना विद्रोह। अगर आपको याद होगा तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 के बीच। बी का ऑप्शन 4 होगा और वो दिया गया ऑप्शन बी में और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं रंपा विद्रोह की। ये हुआ 1879 to 1880 के बीच में और जयंतिया विद्रोह हुआ 1860 to 1863। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 65th क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल ने? राइट आंसर होगा लाठी क्लब की स्थापना की थी ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। 66 क्वेश्चन है, फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुछ एसोसिएशन दिए गए हैं और उनकी स्थापना किसने की ये पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। सेकेंड लिस्ट में आनंद चार्लू हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, एम.जी. रानाडे हैं और फिरोज शाह मेहता हैं। तो सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 2 ऑप्शन ऑलरेडी हट गए, 2 बचे हुए हैं।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एमजी रानाडे ने। तो 2, 3 ये पहले ऑप्शन में दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की फिरोज शाह मेहता ने। मद्रास महाजन सभा की आनंद चार्लू। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए करेक्ट है। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है और उनसे जुड़े व्यक्ति हैं। पहला है यंग बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना की हेनरी विवियन डिरोजियो ने। बी है बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले। सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकॉट। और ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। इसमें जो एक इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ना कि ज्योतिबा फुले ने। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। 68 क्वेश्चन है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कॉलिन क्लर्क, विलियम विल्सन हल्टर, चार्ल्स इलियट या फिर विलियम डिगली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम विल्सन हंटर थे इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे? रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल या फिर बीसी दत्त? राइट आंसर ऑप्शन डी, इनसे बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। रशीद अली, शाहनवाज खान, पीके सहगल सभी व्यक्ति जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। बी है कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। ऑप्शन सी है यह एक अहिंसक आंदोलन था। और ऑप्शन डी है यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका राइट आंसर इसमें से जो कथन सत्य नहीं है, सत्य है, वो ऑप्शन सी है, यह एक अहिंसक आंदोलन था। यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्रिप्स प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव है, वेवल योजना है और सीआर फॉर्मूला है। एक एक करके देखेंगे और उनको ईयर वाइज हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, वेवल योजना आई 1945 में और सीआर फॉर्मूला आया 1944 में। तो सबसे पहले 2 जिस ऑप्शन में है वही करेक्ट होगा, तो 2 ऑप्शन हमारे हट गए। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद आएगा क्रिप्स मिशन 2-1, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 4-3, ऑप्शन बी करेक्ट है। 72वां क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। और यह कथन किसका है ये बताना है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपको इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, लेकिन ये संधि किसके साथ होती है? तो क्लाइव। तो पहले क्लाइव भारत आएगा 1765 में और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्रम। सबसे पहले बक्सर का युद्ध 312 आपको इसमें दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और यही द्वैध शासन जो क्लाइव लगा के जाता है उसको हटाने का कार्य करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 74वां क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुछ संधि दी गई हैं, कुछ घटनाएं हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद की संधि, एक्सला सैपल की संधि, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार जो हुआ था और डुप्ले की प्रतिच्युति या फिर उसे जो डिसमिसल किया गया था, ठीक है, उसके बारे में बताना है। इसमें हम अगर मैच करेंगे तो सबसे पहले जो घटना है इलाहाबाद की संधि वो आपको पता होनी चाहिए वो कब हुई थी, 1765 में, और हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। इसके बाद एक्सला सैपल की जो संधि होती है वो होती है 1748 में और ला बुर्दनासे द्वारा जो मद्रास पे अधिकार होता है वो होता है 1746 में और 1754 में अपने पद से हटा दिया जाता है डुप्ले को। राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। और पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन ठीक यही प्रश्न करवाया हुआ है जो कि अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता और सबसे बाद में 1932 में
पूना समझौता या पूना पैक्ट, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया हुआ है, इनकी डेट आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक सही सुमेलित है और बताना है वह कौन सा ऑप्शन है। सहकारिता आंदोलन एम.के. गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन सी अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जे.एल. नेहरू, और ऑप्शन डी सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर इससे जुड़े थे। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक अधिनियम है, दूसरा उसका वर्ष दिया गया है। ऑप्शन ए है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया। ऑप्शन बी है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में। ऑप्शन सी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, और ऑप्शन डी समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। बताना इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, और वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम आया था 1907 में, ना कि 1908 में। 78 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुछ स्थल दिए गए हैं और उनकी उत्खनन या उनकी खोजकर्ता जो है उनसे मैच करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी को एन.जी. मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बीबी लाल हैं। चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा, जिसका आपको आंसर पता होगा। तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1923 से 24 दिया गया है, और इसके साथ साथ 1924 से 1925 के बीच। तो हमें आंसर पहले ही मिल गया, ए का 3 है ऑप्शन सी में, और यही करेक्ट आंसर भी होगा। अगला देख लेते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की जो खोज है वो बीबी लाल ने की 1950 से 1952। तक्षशिला आता है, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934, और ऑप्शन डी कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार 1936 से 1937। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की अहिच्छत्र, वत्स कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर दी गई है। कोई एक सही सुमेलित नहीं है, और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल की श्रावस्ती याद रखिए, ना कि अहिच्छत्र। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। स्वर्णसिक्ता, पलाशिनी, गंगा या रिजुपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी जो बचे हुए टाइम में आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, खासकर इस समय प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। दोपहर वाली क्लास, शाम वाली, दोनों क्लासेस आप मेरे साथ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेहतर रहेंगी। और पेड ग्रुप की जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस, आरओई एग्जाम के लिए, अभी जो अब नई नोटिस देखने को मिल रही है उसको भी देखते चलिए। और प्रिपरेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं मिल रहा है पढ़ाई का। तो अभी जो वक्त गया है वो ठीक है, चला गया। अभी जो बचा हुआ वक्त है वो खासकर कोशिश कीजिए पढ़ाई पर आप फोकस कर पाएँ। तो मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। 81 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में डिमेट्रियस है, रुद्रदामन है, गोंडोफर्नीज है और विम है। लिस्ट 2 में पहलो, कुषाण, हिंद यूनानी और शक दिया गया है। अब इनको आपस में मैच करना है। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। तो डिमेट्रियस था हिंद यूनानी, ए का 3rd हो जाएगा। रुद्रदामन ये शक था, ठीक है, 4th। गोंडोफर्नीज पहलो, और विम कुषाण, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी करेक्ट है। 82nd क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें एक को अभी कथन कहा गया है, दूसरा कारण है उसका, और बताना है कथन और कारण में कौन से सही हैं। उत्तर आपके सामने है। तो कथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण दिया गया है क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण है। 83rd क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। कारसार्पण, दीनार, निस्क या फिर गोल्ड या सुवर्ण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। 84th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ कुछ बैटल्स दी गई हैं और उनके ईयर दिए गए हैं। बैटल ऑफ चंदावर है, इन्वेजन ऑफ तैमूर है, बैटल ऑफ तालीकोटा और बैटल ऑफ घाघरा है। ईयर्स में देखेंगे 1398 है, 1194, 1529 और 1565। और ये बहुत इजी है, जो आपको याद होना चाहिए। सारी डेट बहुत ज़्यादा ही ऐसी हैं जो हर बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और ये इजी है, याद रखना होगा आपको।
तो चलिए एक एक करके उत्तर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ओके। घाघरा का युद्ध देख लेते हैं। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में और तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। ए का हो जाएगा 2, बी का होगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आप देखिए, और सी का 4 है और डी का 3। हमें फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ सूची है जिसमें वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शंकर दिए गए हैं और उनके जो भी दर्शन है वो दिए गए हैं, जैसे कि द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद। तो चलिए इनको मैच करते हैं। सबसे पहले वल्लभाचार्य की बात करें तो ये पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं। ए का हो जाएगा 2। हमें 2 ऑप्शन में 2 दिख रहा है तो बाकी 2 ऑप्शन हम हटा लेंगे। ठीक है। रामानुज की बात की जाए तो ये किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे विशिष्टाद्वैतवाद से। तो ए का 2 है और बी का 3 है। आंसर हमें मिल गया। और सी का क्या हो जाएगा? माधवाचार्य, ये द्वैतवाद से, और शंकर हो जाएंगे अद्वैतवाद से। राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? लेडन और रस्किन ने, विलियम हॉकिंस ने, फिंच ने या विलियम जोन्स ने? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडन और रस्किन ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? ऑप्शन ए है हुसैन अली और अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है नासिर खान और जकारिया खान, ऑप्शन सी शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, और ऑप्शन डी मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुसैन अली और अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? जितने भी मुगल शासक हैं इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। इनको कहाँ दफनाया गया? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद और लाहौर। तो दारा सिकोह के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ इवेंट्स को लगाना है। दौराह का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है और चौसा का युद्ध है। ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको सारे युद्ध नहीं याद है तो कन्नौज और चौसा का तो याद ही होगा, और फिर सामूगढ़, और इसी तरह हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मैच करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दौराह का युद्ध कब हुआ? तो 1659 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1540 में, हाँ 1540 में। चौसा का युद्ध इसी तरह याद रखना होगा 1539 में। तो सामूगढ़ हो जाएगा 1658। सबसे पहले कौन सी घटना होगी उसको अगर याद करें तो वो हो जाएगी, सबसे पहले होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के बाद हो जाएगा 1539 में हुआ ना, फिर कन्नौज का है सेकेंड, उसके बाद होगा ऑप्शन 3 और फिर है 1। 4, 2, 3, 1 जिसमें भी दिया गया और किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आप ये अलग से इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है आदिल शाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, नेहरू रिपोर्ट है और वेवेल योजना है। वैसे तो कई बार कराया है ऐसे प्रश्नों को, लेकिन आज मैं फिर से डेट बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने कमेंट में पूछा था, पिछली क्लास में किसी ने भी कमेंट करके आंसर नहीं दिया। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन की बात करते हैं, ये हो जाएगा 1942। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त ऑफर आया 1940 में। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट भी देख लीजिए 1928 नेहरू रिपोर्ट हो जाएगी। वेवेल योजना सबसे बाद में, इसका टाइम हो जाएगा 1945। ठीक है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन 3 किस में है? 2 ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन हटा लीजिए। ठीक है। तो हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो देखिए 3 के बाद, हाँ 1928 के बाद 1940 अगस्त प्रस्ताव 3-2, ऑप्शन बी मिल गया 3-2-1-4। 92 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ राजनीतिक दल हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनसंघ है, भारतीय साम्यवादी दल है और AIADMK है। इनके ईयर्स की बात करें तो 1951, 1972, 1885 और 1925 है। तो किसी का पता हो ना हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आप सभी को पता होगा। ठीक है, 1885। ए का 3 जहां भी दिया गया वही राइट आंसर है, और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर भी मिल गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, मतलब इस प्रश्न में बस ये जानना था कि आपको ये आता है या नहीं। फिर भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया?
तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले ऑप्शन देखिए चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1873। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। तो भारत के साथ जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो चीन के साथ और जो चाय के साथ है ये छोड़ दिया गया था। इसके अलावा सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए, लेकिन चीन के साथ और चाय के साथ भी खत्म कर दिया गया, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर अधिनियम में खत्म किया गया था। 94th क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ लेखक है और पुस्तक का शीर्षक दिया गया है। वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी और अशोक मेहता, ये लेखक की सूची दी गई। पुस्तक में द ग्रेट रिबेलियन है। सेकेंड है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 और फोर्थ है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहले वी.डी. सावरकर की देखते हैं, तो ये हो जाएगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ए का 2 हो जाएगा। आर.सी. मजूमदार की कौन सी है पुस्तक, तो याद कर लीजिए ये हो जाएगी द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अशोक मेहता की बात करें तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59 है, और अशोक मेहता की बात करें तो इनकी हो जाएगी द ग्रेट रिबेलियन। तो याद रहेगा वी.डी. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार की सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस.बी. चौधरी की क्या हो जाएगी, एस.बी. चौधरी की सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, और जो अशोक मेहता इनकी द ग्रेट रिबेलियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 95th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लाहौर रिजोल्यूशन फजलुल हक, मीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी, सी है पीपल्स प्लान या जनता की योजना विनोबा भावे, और डी है गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल। इनमें से कोई एक है जो इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पीपल्स प्लान जो फॉर्मुलेट किया था वो विनोबा भावे नहीं थे, वो एम.एन. रॉय थे। 96 क्वेश्चन है कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा उत्तर सही है। कथन है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसका कारण है क्योंकि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। और इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, बाकी दोनों कथन सही हैं। 97th क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ आचार्य हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत हैं। लकुलीस हैं, नागार्जुन है, भद्रबाहु है और गोशाल है। आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन है। इसका राइट आंसर देखते हैं, तो लकुलीस हो जाएंगे पाशुपत, नागार्जुन को मैच करेंगे हम लोग शून्यवाद से। इसके अलावा देखते हैं भद्रबाहु जैन और गोशाल हो जाएंगे आजीवक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 3241। 98 क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी शील समाधि या संघ, ऑप्शन डी सत्य अहिंसा और करुणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। 99th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख हैं, दूसरी तरफ शासक हैं। नासिक, इसमें गौतमी पुत्र हैं। हाथी गुम्फा के शासक खारवेल, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, और गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो जाएगा ऑप्शन सी, भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय से। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल, देवपाल, महिपाल और धर्मपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 101st क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित करके अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करना है। पहला है विद्याधर, सेकेंड है धांग, थर्ड है यशो वर्मा और फोर्थ है कीर्ति वर्मा। सबसे पहले कीर्ति वर्मा का देखते हैं 1060 से 1100 ईस्वी। यशो वर्मा का समय अगर बात करूँ तो 925 से 950 ईस्वी। धांग का समय याद रखिए 950 से 999 ईस्वी। और विद्याधर का समय हो जाएगा 1003 से 1035 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 102nd क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि थी आदिवराह की। ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है मिहिर भोज और ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवराह की जो उपाधि थी वो मिहिर भोज की थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। सेकंड है अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और चौथा है तराइन का द्वितीय युद्ध।
तो इसमें आपको जो भी डेट पहले याद हुआ करिए तो उनको कोशिश क्या कीजिए तो उनसे आंसर आप ढूंढें, ठीक है। जैसे कि तराइन का द्वितीय युद्ध सभी को याद होगा, तो तराइन की जो सेकेंड बैटल हुई थी वो 1192 में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था तो वो कब हुआ, वो 1327 में हुआ, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो आपको पता होंगे, इससे आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं या फिर बाकी मैं आंसर आपको बताती हूँ। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी वो 1296 में हुई थी, आपको पता होगा है ना, करा में। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो भी आप घटना देख सकते हैं कैसे तराइन का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद की ये घटना है। नेक्स्ट आ जाता है जो अफगानपुर षड्यंत्र है, ये कब हुआ, तो ये हुआ 1325 में। तो एक ये तो आइडिया रहा होगा आपको कि तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे पहले ही होगा, उसके बाद ही कोई घटना होगी। तो 4 ऑप्शन जिसमें पहले वही राइट आंसर है, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 104th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। इसमें देखिए रणथंभौर है, चित्तौड़ है, देवगिरी गुजरात है, इनसे संबंधित शासक हैं। कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीर देव, राणा रतन सिंह, इनको मैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राणा रतन सिंह आप सभी को पता होगा, चित्तौड़ से इनको मैच करेंगे हम लोग। बी का 4 हमें 3 ऑप्शन में दिया गया है। रणथंभौर से रिलेटेड है हमीर देव। देवगिरी, देवगिरी का याद रखिए, इसमें हो जाएंगे राजा राय रामचंद्र, गुजरात से कर्णदेव। ऑप्शन डी करेक्ट है, 3 4 2 1। 105th क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है इब्न बतूता मोरक्को से था, मार्को पोलो इटली से था, अब्दुल रज्जाक तुर्की था और नूनिस पुर्तगाली था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक तुर्की नहीं था, ये फारसी था। 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक हो या मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा जिन भी विभाग की स्थापना की गई उनके नाम और उन विभाग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और हर बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। 107th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। मोइनुद्दीन को, फरीदुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया या नासिरुद्दीन को। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। 108 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्के या चांदी के सिक्के को चलाया था। अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर ने चलाया था शाहरुख नामक सिक्का। और इसे स्टेटमेंट वाइज भी प्रश्न बना हुआ है तो ध्यान रखिएगा। 109th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ रिवोल्ट है और उनके ईयर दिए गए हैं। अहोम रिवोल्ट है, कोल है, संथाल है और मोपला है। ईयर में देखेंगे 1855 टू 1856 है, 1828 है, 1921, 1831 टू 1832। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 1832 के बीच में। फिर संथाल की बात करते हैं, संथाल कब हुआ, 1855 से 1856 के बीच। और मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे। 111वां प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी। बंगाल में, बिहार में, पंजाब या महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन जुड़ा हुआ था पंजाब से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए लॉर्ड लिटन दिए गए हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त से कॉर्नवालिस। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थानीय स्वशासन में आपको रिपन का नाम याद रखना है, ना कि लिटन। 113वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता है, सेकंड सांप्रदायिक पंचायत है, थर्ड है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फोर्थ है नेहरू रिपोर्ट। एक एक करके इनको मैच करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए सबकी डेट पता होनी चाहिए। और ये प्रश्न तो मुझे लगता है कई बार हो चुका है। मैं बोलती भी हूँ आप लोगों को कमेंट करने के लिए, लेकिन इतने लोग देखते हो, कोई भी लोग कमेंट नहीं करते डेट, तो मुझे बतानी पड़ती है। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च एम से लिख रही हूँ 1931 में। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत या फिर जो सांप्रदायिक निर्णय है, इसका समझौता मतलब ये निर्णय कब लिया गया, इसकी घोषणा कब हुई, तो ये भी देख लीजिए 16 अगस्त 1932 को।
अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो गोलमेज सम्मेलन आपको पता होना चाहिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। सितंबर 1931 से हुआ था दिसंबर 1931 में। ठीक है, तो ये हो गया गोलमेज सम्मेलन। अब बचा है नेहरू रिपोर्ट, सभी को याद होगा 1928। तो अब राइट आंसर देखेंगे, सबसे पहले कौन सी घटना होती है, तो 1928। 4 ऑप्शन आपको 2 में दिया गया, 2 हटाइए। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता। 4 के बाद 1, ऑप्शन डी करेक्ट है, 4132। अगले प्रश्न में बताना है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास, BC पाल या BG तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास, CR दास। अगला प्रश्न है ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ऑप्शन ए है जेल में गांधी के आमरण अनशन, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया के संपादक पूछे गए हैं। राजा राममोहन राय, BG तिलक, महात्मा गांधी और JC मार्समैन में से बताना है। ठीक है, तो केसरी आप सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय और समाचार दर्पण JC मार्समैन। ए का 4 दिया गया ऑप्शन बी में और डी में। ठीक है, और यहाँ पर 4, 1, 2, 3 राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 117 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन ए मेजर जनरल शाहनवाज खान, ऑप्शन बी है कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ऑप्शन सी कर्नल शौकत अली मलिक और ऑप्शन डी है मेजर करतार सिंह। इनमें से कौन नहीं जुड़े थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेजर करतार सिंह इससे नहीं जुड़े थे। फिर से अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाकर कौन सा उत्तर सही होगा। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव देखते हैं, तो 1940 का समय याद रखना है। ठीक है, अभी जो 3 घटनाएं आपको दी गई हैं ये तीनों घटनाएं एक ही साल में हुई हैं और इनके डे याद होने चाहिए तभी आप इसमें लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं पूना समझौता की और उसके बाद बात करेंगे सांप्रदायिक पंचायत और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचायत अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया 16 अगस्त 1932 में, और उसके बाद पूना समझौता हुआ था ना 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1932 में हुआ था, नवंबर दिसंबर 1932। लगाइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, उसके बाद घटना होगी पूना समझौता, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। 4, 2, 3, 1 राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 119वां प्रश्न है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाना है। ऑप्शन ए माया, एस्टेक, मिस्का, इंका, ऑप्शन बी माया, मिस्का, इंका, एस्टेक, ऑप्शन सी है एस्टेक, मिस्का, माया और इंका, ऑप्शन डी एस्टेक, माया, मिस्का और इंका, माफ कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये उत्तर से दक्षिण में ये सभ्यताएं थी, एस्टेक, माया, मिस्का और इंका। अब 120वां प्रश्न है ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। ये क्या है, स्रोतों का संकलन है, स्रोत जो होते हैं, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जो ऋग्वेद है ये स्रोत जो होते हैं उनका संकलन है, उनका कंपाइलेशन है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप इन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और पेड बुक के लिए इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब जो भी समय आपको मिला है 22 दिसंबर का, वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए है, तो ये क्वेश्चंस आपके दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में जो बचा हुआ समय उनमें जो आप पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन के साथ प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिए। आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो इनको ज्वाइन करके आप अपने जो सिलेक्शन के लिए और भी मेहनत करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी, और वो लेटेस्ट टर्न पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी सीरीज हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।